हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एमएमपीएस। क्लास 10th के लिए फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन। यह प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है? यह एक प्रकाशीय घटना है। तो पहली घटना हम लोगों ने पढ़ा तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। अब दूसरी घटना हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार रात के अंधेरे में हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। अगर वहाँ पे प्रकाश हो तो हम किसी भी चीज़ को देख पाएंगे। इससे साबित होता है कि प्रकाश वह कारक है या वह चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब उसकी घटना है प्रकाश का अपवर्तन। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपवर्तन को जानने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि प्रकाश गमन करता है। मान लीजिए कि हमको यहाँ से दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? या तो ट्रेन, या फिर हवाई जहाज़ से जाएंगे, या फिर आजकल बसें भी चलने लगी है तो या फिर हम बस से जाएंगे। तो जब हम यहाँ से दिल्ली गए, ट्रेन से गए, तो ट्रेन हमारे लिए दिल्ली जाने का माध्यम बना। अगर हवाई जहाज़ से गए तो हवाई जहाज़ हमारे लिए दिल्ली जाने का माध्यम बना। उसी प्रकार प्रकाश जो है गमन करता है तो उसको माध्यम की ज़रूरत होती है। तो उसको हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम किसे कहेंगे? अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो जिस माध्यम से प्रकाश गमन करता है, या जिस माध्यम में प्रकाश चल पाती है या चल सकती है, आपकी मर्जी है, जैसे बोल लीजिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि जिस माध्यम से प्रकाश गमन कर सके उस माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन हम किसे कहेंगे? तो अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको आइए हम लोग समझते हैं, एक चित्र बनाकर समझते हैं। एक तस्वीर हम बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हवा है। हवा एक माध्यम है जिसमें प्रकाश गमन करता है। और एक और माध्यम हम लेते हैं नीचे। मान लीजिए कि यह माध्यम पानी है। तो पानी भी प्रकाश के गमन का एक माध्यम है। पानी में भी प्रकाश गमन करता है, पानी में भी प्रकाश चलता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और इस सतह पर पड़ रही है। तो इसको जाना कैसे चाहिए? जाना तो चाहिए इसको इस तरह से, सीधा जिस तरह से आ रही है उसी तरह से जाना चाहिए। लेकिन ऐसे जाएगी नहीं। यह किरण प्रकाश की इस तरह जाएगी नहीं। यह या तो इधर, यहाँ से थोड़ा इधर विचलित हो जाएगी, और या फिर यहाँ से इधर विचलित हो जाएगी। देखिए, अभी मैंने क्या कहा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, मतलब अपना रास्ता थोड़ा सा बदल देता है। तो उसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे इसको जाना तो चाहिए था इस तरह से, लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज होगा तो यह या तो थोड़ा सा इधर चला जाएगा या थोड़ा सा इधर चला आएगा। तो या तो यह इधर चला जाएगा इस तरह से, या फिर यह इस तरह से चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी परिभाषा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आइए हम टॉपिक वाइज उसको पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ की परिभाषा हमको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक किरण यहाँ से आ रही है। तो इस किरण का क्या नाम होगा? इस किरण को हम क्या कहेंगे? तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की किरण जब आकर कहीं पर पड़ती है तो उसको हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो किरण है यह आपतित किरण है। आपतित किरण।
इसको टॉपिक वाइज हम लिखते चलते हैं। यहाँ पे आप लोग इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ आपतित किरण। आपतित किरण, ये चीज़ देखिए, ये जो यहाँ आप एक लाइन देख रहे हैं, यह लाइन नहीं बल्कि यह एक सतह है। यह एक सतह है। कैसी सतह है? ये यहाँ से ऊपर हवा है और यहाँ से नीचे पानी है। तो हवा और पानी को अलग करने वाली यह सतह है। इस सतह का नाम होता है अपवर्तक सतह। इस सतह को हम अपवर्तक सतह बोलते हैं। अपवर्तक सतह। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह किसे कहेंगे? अपवर्तक सतह। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अपना दिमाग लगाकर भी आप चाहें तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे? तो ये जो सतह है यहाँ पर देखिए, ये हवा को अलग कर रहा है और पानी को अलग कर रहा है। तो इसकी परिभाषा अगर हमको लिखनी हो तो हम इस प्रकार लिखेंगे, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। तो ये हो गया आपका अपवर्तक सतह। अब यह किरण देखिए, यह आपतित किरण है, यह आकर यहाँ पड़ती है किसी एक बिंदु पर। अब देखिए, यह अपवर्तक सतह पर तो करोड़ों बिंदु है, लेकिन यह किसी एक बिंदु पर आकर पड़ती है। तो इस बिंदु का, यह बिंदु एक खास बिंदु हो गया, तो लोगों ने इस बिंदु का नाम रख दिया, और इस बिंदु का नाम रख दिया आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया आपतन बिंदु। इसकी परिभाषा हम किस प्रकार देंगे? तो आपतित किरण, आपतन बिंदु। आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्लियर हो गया आपतन बिंदु। अब देखिए, यह आपतन बिंदु है। एक चीज़ थोड़ा समझिए कि जैसे यह आपकी यह आपकी अपवर्तक सतह है, तो इस सतह पर हम कहीं भी लंब डाल सकते हैं। यहाँ भी लंब डाल सकते हैं, यहाँ भी लंब डाल सकते हैं, यहाँ भी लंब, कहीं भी हम लंब डाल सकते हैं। लेकिन ये जो अपवर्तक सतह है, इस अपवर्तक सतह का यह एक खास बिंदु है, और इस खास बिंदु पर हम एक लंब डालेंगे। तो खास बिंदु पर एक लंब डालेंगे यहाँ से, ये लंब नीचे की ओर भी जाएगा। अपवर्तक सतह के एक खास बिंदु पर हमने लंब डाला तो वह एक खास लंब हो गया, इसलिए लोगों ने इस लंब का नाम रख दिया अभिलंब। अभिलंब। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया अभिलंब। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम नोट करते चलते हैं। ये हो गया आपका अभिलंब। अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब की परिभाषा अगर लिखनी हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जान लिया आपतित किरण, अपवर्तक सतह भी जान लिया, आपतन बिंदु भी जान लिया, अभिलंब भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही आपतित किरण यहाँ आपतन बिंदु पर आकर पड़ती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में पहुँचने के बाद इस किरण का नाम चेंज हो जाता है, और इस किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। इस किरण को हम बोलते हैं, या तो ये किरण हो सकती है या यह किरण हो सकती है। होने को तो ये किरण भी हो सकती है, या होने को यह किरण भी हो सकती है। ऐसा थोड़े है कि एक किरण दोनों तरफ मुड़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक किरण दोनों तरफ मुड़ जाए। या तो यह इस तरफ मुड़ेगी या इस तरफ मुड़ेगी। तो चाहे जिस तरफ भी मुड़े, लेकिन नाम इसका सेम ही रहेगा। तो इस किरण का नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण की अगर परिभाषा देनी हो तो हम किस प्रकार देंगे? तो अपवर्तक सतह के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को, अपवर्तक सतह के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और कि ये अभिलंब है और आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है। ये देखिए यह कोण बनता है, इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इसको I द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये हो गया आपका आपतन कोण। आपतन कोण, तो आपतन कोण की परिभाषा हम किस प्रकार देंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को I द्वारा निरूपित किया जाता है, स्मॉल I द्वारा निरूपित किया जाता है। अब नीचे आइए, जब यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह या तो इधर से चली जाएगी या इधर से जाएगी। तो अगर इधर से जाती है तो यह वाला कोण होगा और अगर यहाँ से जाती है तो ये वाला कोण होगा। तो इस दोनों कोण को, या तो ये कोण या ये कोण, इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण और इसको स्मॉल r द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक अगला हमारा टॉपिक आ गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और इसको स्मॉल r द्वारा निरूपित किया जाता है। अब एक चीज़ देख लीजिए, इससे पहले भी मैंने बताया था, उसको भी उस पॉइंट को भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहेंगे? तो फिर एक बार मैं बोल देता हूँ कि प्रकाश जिस माध्यम में गमन कर सके, प्रकाश जिस माध्यम में गमन कर सके उस माध्यम को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच। तो प्रकाश हवा में भी गमन कर सकती है, पानी में भी गमन कर सकता है और कांच में भी गमन कर सकता है। इस प्रकार और भी बहुत सारा माध्यम है जिसमें प्रकाश गमन करता है। तो उन सारे माध्यमों को हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। अगला टॉपिक प्रकाशीय माध्यम है। देखिए प्रकाशीय माध्यम के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं। प्रकाशीय माध्यम जो होता है इसकी परिभाषा तो मैंने बता ही दिया। अब इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक को कहते हैं विरल माध्यम और दूसरे को कहते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम, तो ये विरल और सघन अकेले नहीं होता है, यह जो है तुलनात्मक स्टडी है। इसको हम तुलनात्मक स्टडी कहेंगे कि यह एक किसी न किसी की तुलना में होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे लाइन खींचा, अब हम कहेंगे कि यह लाइन बड़ा है कि छोटा है, तो यह हमारी समझ में नहीं आएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे इसका। अगर आप इसको छोटा कहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, अरे भाई तो ये तो बड़ा हो गया। अगर आप इसको बड़ा कहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दिया, अब लीजिए यह लाइन छोटा हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि तुलनात्मक। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बड़ा लाइन है इससे और इससे, यह बड़ा लाइन है इससे और यह सबसे छोटा लाइन है। तो यहाँ पे तुलना हो गई, यानी तीनों लाइन में तुलना हो गई। उसी तरह से ये विरल और जो सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम और सघन माध्यम है, यह तुलनात्मक स्टडी है। तो किस तरह से इसको आइए हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि एक माध्यम A है और दूसरा माध्यम B है। तो A वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। यहाँ A वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है और B एक माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल कम है। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे प्रकाश की चाल ए वाले माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। किससे अधिक है? तो बी जो माध्यम है इस माध्यम से अधिक है प्रकाश की चाल ए में, और बी वाले में जो प्रकाश की चाल कम है वो किससे कम है? तो ए की तुलना में बी में प्रकाश की चाल कम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि प्रकाश की चाल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसको हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ हवा है, तो हवा में प्रकाश की चाल, और तुलना हमको करना है किस चीज़ से? पानी से। तो अब यहाँ इस दोनों में हम तुलना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हवा विरल माध्यम है या पानी विरल माध्यम है, या हवा सघन माध्यम है या पानी सघन माध्यम है। तो हवा में जो चाल होती है वो पानी से अधिक होती है। किसकी चाल? प्रकाश की चाल हवा में पानी से अधिक होती है। यहाँ पे चाल क्या होती है? अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, और यहाँ प्रकाश की चाल हवा की तुलना में कम होती है। तो जब यह प्रकाश की चाल अधिक होगी यहाँ, तो क्या होगा कि यह विरल माध्यम होगा, और यहाँ प्रकाश की चाल कम है तो यह सघन माध्यम होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार का होता है, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम, और यह एक तुलनात्मक स्टडी है। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो प्रकाशीय माध्यम है, तो ए में प्रकाश की चाल अधिक है इसलिए यह विरल माध्यम हो जाएगा, और बी में प्रकाश की चाल कम है इसलिए यह सघन माध्यम हो जाएगा, एक दूसरे की तुलना में। उसी को डिटेल से जानने के लिए, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हवा और पानी का लिए हम लोग। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक है लेकिन पानी में प्रकाश की चाल कम है, तो हवा जो हो गया वो विरल माध्यम हो गया, और पानी जो हो गया वो सघन माध्यम हो गया। तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए इसको हम लोग डिटेल से जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो माध्यम है, एक हवा है और दूसरा पानी है। तो हवा से यहाँ सूर्य की एक किरण आ रही है और यहाँ पर पड़ रही है। तो इसका अपवर्तन जब भी हमको दिखाना होगा, जब भी हम इसका अपवर्तन दिखलाएंगे तो हमको अभिलंब डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने अभिलंब बना दिया, यानी लंब डाल दिया तो वो अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब डाल दिया। अब क्या है कि ये तो आ रही है, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो इसको जाना तो चाहिए सीधे, इस तरह से सीधे निकल जाना चाहिए था, यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे यह निकले इस तरह से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अभी आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे या तो इस तरफ विचलित होगी या इस तरफ विचलित होगी, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे पढ़ना है हम लोगों को कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह ऐसे ना जाकर अभिलंब की ओर मुड़ जाए। तो अभिलंब कौन सा है? यहाँ पे ये है अभिलंब। तो यह इस तरफ मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़कर चली जाएगी। ये अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होगा? तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से
यहाँ भी मुरझाएगी ही लिख देते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण जाती है। अब देखिए क्या है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी प्रकाश की किरण, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। कैसे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे कांच है, ऊपर कांच है और नीचे पानी है, दो माध्यम है, एक ऊपर कांच है नीचे पानी है। अब इस दोनों माध्यम को अलग करने के लिए यहाँ पे एक अपवर्तक सतह है और एक किरण, प्रकाश की किरण कांच के माध्यम से होकर आती है और वह पानी में जाती है। तो कांच जो है वो पानी के बनिस्बत यह सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है और पानी विरल माध्यम है। अगर कांच और पानी की हम तुलना करें तो कांच सघन माध्यम है और पानी विरल माध्यम है। तो अभी हमने पढ़ा कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। अब अगर यहाँ पे हमको अपवर्तन दिखलाना है तो हमको यहाँ लंब डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक लंब डाल लिया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको अपवर्तन दिखलाना हो तो आपको अभिलंब वहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। अब यह प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज हुआ तो क्या होगा कि यह अपने पथ से विचलित हो जाएगी। तो किस तरफ विचलित होगी, तो सघन माध्यम से यह विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह अभिलंब से दूर हो जाती है। यही चीज़ है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह किस ओर मुड़ेगी। अब आइए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन का नियम। तो देखते हैं अपवर्तन का नियम भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है भाई, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब, या आप इसको कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो यह पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या, हम लोगों ने पढ़ा आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो उसी से संबंधित यह नियम बना दिया गया। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है। दूसरा नियम है इसका कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ज्या किसको कहते हैं, साइन को हम लोग ज्या कहते हैं। आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा साइन के बारे में, तो साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। और नियतांक का मतलब होता है जो बदले नहीं। तो उसको कैसे देख लीजिए, देखिए इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। एक यहाँ एक आपतित किरण आई,
ये हमारा विलंब, और इसका अपवर्तन ऐसे हो गया। तो यहाँ जो कोण बना यह I1 बना, मान लेते हैं कि यह I1 है, और यह जो है हमारा यह आपतन कोण है और यह हमारा अपवर्तन कोण है। तो इसको हम R से दिखाएंगे तो मान लेते हैं कि यह R1 है। तो अब यहाँ पर लेकिन ये जो चीज़ है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब होता है कि साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक, एक नियतांक, या आप इसको नियतांक भी लिख सकते हैं, नियतांक। यह एक नियतांक होता है, मतलब यह इसका मान बदलता नहीं है। अब कैसे नहीं बदलता है वो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि साइन I 1 है और साइन R 1 है। मान लेते हैं कि इसका मान 30 डिग्री है और इसका मान 45 डिग्री है। इस कोण का मान या इस कोण की माप जो है वो 30 डिग्री है और इस कोण की माप 45 डिग्री है। तो साइन I इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि साइन I1 बटा साइन R1 मान लेते हैं कि एक नियतांक है, यानी x है, यह x है। अब चलिए हमने क्या किया कि इस किरण को यहाँ से नहीं बल्कि थोड़ा सा और दूर से ले गए। इस किरण को हम हटा देते हैं। यहाँ से क्या हुआ कि इस किरण को हम यहाँ से लाए, अब और इसका अपवर्तन हुआ, इसका अपवर्तन हुआ यहाँ से, यह और यह कोण यानी कि अपवर्तन कोण मान लेते हैं कि यह I2 है और यह R2 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन I2 बटा साइन R2 बराबर कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मतलब कि साइन I बटे साइन I1 बटे साइन R1 बराबर अगर x है तो साइन I2 बाई साइन R2 बराबर भी x ही होगा। अगर हम यहाँ मान लेते हैं इस किरण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इधर, और इसका अपवर्तन मान लेते हैं यहाँ से ऐसे हो गया, तो ये जो कोण बना, इस कोण को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वाले कोण को हम मान लेते हैं कि यह I3 है, और यहाँ से यहाँ तक जो अपवर्तन कोण बना, इस कोण को हम लोग मान लेते हैं कि यह R3 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि साइन I3 बाई साइन R3 बराबर भी x ही होगा। कहने का मतलब हुआ कि चाहे हम इसका इस कोण का मान जितना बढ़ा दें, उसी हिसाब से इस कोण का मान भी बढ़ेगा। तो बढ़ने से उसके मान पर यानी कि इसके अनुपात के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी जो ज्या होगी यानी कि साइन होगा, तो साइन I और बटे साइन R जो है वह एक नियतांक होगा, यह कभी नहीं बदलेगा। अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और साइन I4 मान लेते हैं उसको, और यहाँ पे R4 मान लेते हैं, तो साइन I बटा साइन I4 बटा साइन R4 बराबर भी x ही होगा। तो यही इसका मतलब यही है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उसका मतलब यही होता है कि चाहे हम कोण को जितना भी बढ़ा दें, लेकिन उसका जो मान होगा, दोनों का अनुपात का जो मान होगा वह क्या होगा, x ही होगा। यानी कि ज्या के अनुपात का मान कितना होगा, x ही होगा, एक नियतांक होगा, यह कभी बदलेगा नहीं। और इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। जैसे निर्वात किसे कहते हैं, जहां हवा बिल्कुल ना हो उसको हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में और हवा में लगभग बराबर
प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात और हवा को हम लोग एक ही मान लेते हैं, निर्वात में हो या हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात में तो पूरा होता है कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी प्रकाश की किरण। कहाँ? निर्वात में। और हवा में भी लगभग इतना ही होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है, तो उसको ना ही मानकर चलते हैं। और पानी में प्रकाश की चाल, पानी में देखते हैं, पानी में जो है प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पानी में प्रकाश की चाल। और कांच में प्रकाश की चाल जो होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है वह 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये चाल मामूली चाल नहीं है, यह इतनी तेज़ चाल है जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी तेज़ है। अगर प्रकाश की चाल से, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर प्रकाश की चाल से इंसान चलना शुरू कर दे, जिस दिन प्रकाश की चाल को इंसान टक्कर दे दिया, उस दिन से इंसान की उम्र घटना शुरू हो जाएगी। अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसी माध्यम का निकाला जाता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक हम किसे कहते हैं? तो अपवर्तनांक जो होता है वह होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक को हम n से सूचित करते हैं, और अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो किस तरह लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, हम अभी मैंने बताया कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का निकाला जाता है। तो किसकी अपेक्षा में निकाला जाता है? तो निर्वात की अपेक्षा में निकाला जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो जैसे आप देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं कि अपवर्तनांक किसका किसका हो सकता है। तो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो मान लेते हैं कि पानी, तो पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? या कांच है तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? पहले कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं। तो अपवर्तनांक को हम n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम कांच के लिए लिख सकते हैं Ng, मतलब अपवर्तनांक कहाँ? ग्लास में। Ng, ग्लास मतलब कांच। तो कांच में अपवर्तनांक क्या होगा? तो कांच में अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा होगा इसका किसमें? कांच में। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल। तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख प्रति किलो। अब इसको हम काट देंगे, इस 5 जीरो से इस 5 जीरो को निपटा दिए। ये किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड को निपटा दिए। तो बचा क्या? यह बचा 3 बटा
2 और 3/2 को अगर हम भाग देंगे तो कितना होगा 1.5 हो जाएगा। अपवर्तनांक जो होता है वो मात्रक विहीन होता है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति सेकेंड कट गया तो यहाँ पे मात्रक तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे 3/2 बचा तो 3/2 अर्थात 1.5 हो गया। तो किसी भी चीज़ का, जैसे अगर कांच का अपवर्तनांक हुआ तो कांच का अपवर्तनांक तो Ng, यानी कि इसका अपवर्तनांक कितना होगा तो सीधे हम लिख देंगे 1.5। उसी प्रकार आप चाहें तो पानी का अपवर्तनांक निकाल लें, उसी का अपवर्तनांक होता है 2.42। उसी तरह से आप जिस माध्यम का चाहें उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक असल कहता क्या है। Ng कितना आया था हमारा 1.5 आया था। तो यह बताता क्या है, यह क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कांच में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना है, यानी 1.5 गुना है, अधिक है। कैसे? जैसे अगर हम लिखते हैं 9/3 अगर लिखे तो इसको हम 3 से इसको काट देते हैं, 3 तिया 9 मतलब 3 हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह 9 जो है इस 3 का 3 गुना है, यह 9 इस 3 का 3 गुना है। उसी प्रकार यहाँ जो हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो हम निकालते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उसी प्रकार यहाँ पे यह बताता है, यानी अपवर्तनांक यह बताता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल से कितना गुना अधिक है। तो जितना अपवर्तनांक आएगा उतना गुना अधिक होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल को अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पढ़ने में अगर अच्छा लगा आपको, पढ़ने में अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।